जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो जैव प्रक्रम आपका चल रहा है, उसमें परिवहन जो आप पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा किया था जिसमें आपका मानव हृदय। तो हार्ट के बारे में हमने हार्ट से रिलेटिव जो भी आपको क्वेश्चंस थे उन सभी का निपटारा पिछले वीडियो में किया था। तो आज के वीडियो में हम मानव हृदय की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ धमनी और सिरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो देखिए बढ़िया से तैयार कीजिए। अति महत्वपूर्ण है आज का ये वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर, समय को देखते हुए कि क्या है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए, मानव हृदय की क्रिया विधि। तो क्या है आपका मानव हृदय। हमने बताया था कि मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है। जो एक पंप होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है कि एक ओर यह रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी ओर दबाव के साथ उसे अंगों को भेज देता है। एक पंप की भांति हमने एक हार्ट दिखाया था आपको पिछले वीडियो में, बिल्कुल कि कैसे काम करता है हमारा हृदय। बिल्कुल, तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर हार्ट हमारा कार्य कैसे करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, उसे देख सकते हैं। तो अब जो क्रिया विधि है इसमें बता दें आपको कि हमारा हृदय जो है जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक काल उसे कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस। अब एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में, एक सामान्य मनुष्य की जो हृदय स्पंदन दर होती है वो एक मिनट में 72 से 75 बार, कितनी 72 से 75 बार हमारा दिल धड़कता है। तो इसी को बोला जाता है हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर। तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये सब डिटेल से बताया था कि कार्य करते समय मनुष्य की जो पेशियां होती है वो क्रमानुसार फैलाता है और सिकुड़ता है। तो हृदय की पेशियों के सिकुड़नों को बोला जाता है प्रकुंचन। जब हृदय की पेशियां सिकुड़ती हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रकुंचन, और जो फैलती हैं उसे बोला जाता है अनुशिथिलन। ध्यान रखना है कि हमारे हृदय की जो पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रकुंचन, और जब फैलती हैं तो उसे बोला जाता है अनुशिथिलन। तो इस प्रकार की फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है उसी को बोला जाता है स्पंदन। क्या बोला जाता है? स्पंदन। तो एक बार फैलने और सिकुड़ने की पूरी प्रक्रिया एक स्पंदन कहलाती है। अब स्पंदन जो है आपका कार्डियक या जो हृदय पेशियां हैं उसमें एक बार प्रकुंचन, तो अलिंद और निलय, जो आपके अलिंद और निलय होते हैं वो एक एक अलग स्पंदन का निर्माण करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप आपके स्क्रीन पे क्या है टॉपिक आज का। देखिए, रुधिर वाहिनियां। पहले तो रुधिर वाहिनियां जानिए क्या हैं। तो रुधिर वाहिनियां हमने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दिया था। तो देखिए रुधिर वाहिनियां क्या हैं। तो रुधिर वाहिनियां लिखा है, रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली, विस्तृत रूप एकदम सघन और घना जाल, घने जाल के रूप में फैली मोटी और पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है, जिसमें दो तंत्र होते हैं आपके। एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा तंत्र। धमनी तंत्र और सिरा तंत्र, सॉरी। अब ये दोनों तंत्र केशिकाओं द्वारा एक दूसरे से कांटेक्ट में या जुड़े रहते हैं। जो दोनों तंत्र हैं वो आपके केशिकाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब धमनी क्या है आपकी। तो देखिए धमनी क्या है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। तो ध्यान रखना है कि जो धमनी तंत्र है हमारा वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाती है।
तो इससे स्पष्ट होता है कि आदर्श रूप से हम वाहिनियों को इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हृदय को रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। हृदय को रुधिर से दूर रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं धमनी तंत्र। तो वही लिखा है कि आदर्श रूप से इन्हें हम वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है ये। अब जिसमें अपवाद है आपका कि जो केवल फुसफुसीय धमनियां हैं ये इसका अपवाद होती हैं, ध्यान रखना है। वैसे आपको हम समझा रहे हैं कि जो धमनी है उसमें कौन सा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर, और ये रुधिर हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से अंग को ले जाती है। अब इसमें जो अपवाद स्वरूप आपकी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि फुसफुसीय धमनी इसकी अपवाद होती है। तो फुसफुसीय धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त, बाकी धमनी में शुद्ध रक्त। तो अब सिराएं जो शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय तक लाती हैं। जो तो धमनी आपका क्या करती है, रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, और जो सिरा है आपका वो क्या करता है कि अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती है। कहाँ, हृदय में लाती है। तो अतः आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को वापस हृदय तक लाती हैं। तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना है, CO2 युक्त रुधिर होता है। CO2 युक्त अनाक्सीकृत रुधिर अथवा अशुद्ध रुधिर होता है। अब जो फुसफुसीय सिरा होता है वो इसका अपवाद होता है। फुसफुसीय सिरा में क्या होता है, शुद्ध रुधिर, जिसमें शुद्ध रुधिर होता है क्योंकि ये फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ लाता है, हृदय को। जो फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है वो कहाँ लाता है, हृदय को। तो अपवाद आपको ध्यान रखने हैं, फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और जो फुसफुसीय सिरा है उसमें शुद्ध रक्त होता है। वैसे धमनी में ध्यान रखना है कि शुद्ध होता है और सिरा में अशुद्ध होता है। अब फुसफुसीय धमनी में हमने आपको बताया अशुद्ध, फुसफुसीय सिरा में शुद्ध रुधिर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये धमनी और सिरा आप सभी को समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना है कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त, और जो फुसफुसीय धमनी है आपकी उसमें अशुद्ध रक्त, और जो सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त, जो फुसफुसीय सिरा है उसमें शुद्ध रक्त। तो अपवाद हैं, अपवाद भी ध्यान रखने हैं, बढ़िया से तैयार करना है ये टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में ये अच्छा पूछा भी जाता है। चलिए, अब आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। केशिकाएं, धमनी और सिरा के बाद केशिकाएं, देखिए क्या है केशिकाएं। तो केशिकाएं देखिए लिखा है स्क्रीन पे कि ये धमनी से सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं। धमनी से सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं जो शरीर में जो आपका ऊतक स्तर होता है, ऊतक स्तर पर एक मकड़ी के जाला जैसी फैली रहती हैं, मकड़ी के जाल जैसी फैली रहती हैं। और वास्तव में देखिए अंगों में पहुंचकर धमनियां आपकी धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, अंत में पतली पतली केशिकाओं में बढ़ जाती हैं, और ये छोटी छोटी केशिकाएं जुड़कर सिराकाएं और फिर सिराएं बनाती हैं। और रुधिर का बहाव सदैव एक ही दिशा में होता है, ध्यान रखना है। तो जंतुओं के शरीर में धमनी, धमनिका, केशिका, सिराकाएं एवं सिरा में संबंध देखिए इस चित्र के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जो धमनी है आपकी, धमनी अब ये विभाजित होती है, तो विभाजित होकर धमनी जो है विभाजित होकर, हमने अभी आपको बताया धमनिकाएं क्या बनाएगी, धमनिकाएं।
धमनिकाएं और क्या है ये अंगों में। तो धमनी विभाजित होकर क्या बनाएगी धमनिकाएं और अंगों में। अब धमनिकाएं आपकी विभाजित होकर जो धमनिकाएं हैं वो विभाजित होकर केशिका का निर्माण करेंगी। तो केशिकाएं बनाएंगी केशिकाएं। ठीक है, धमनी से धमनिकाएं विभाजित होंगी तो केशिकाएं बनेंगी। अब ये देखिए केशिकाएं हमने अभी ऊतक स्तर पर बताया था, तो ये कहाँ बनेगी ऊतक स्तर पर। ऊतक स्तर पर। ठीक है, धमनिकाएं विभाजित होकर केशिकाएं और कहां पर बनेंगी ऊतक स्तर पर। अब देखिए केशिकाएं जुड़कर सिराकाय का निर्माण करते हैं। केशिकाएं जो जुड़ेंगी आपकी ये बनाएंगी सिराकाय। सिराकाय। तो केशिकाएं जुड़कर क्या निर्माण करती हैं सिराकाय। अब सिराकाय अंगों में है आपकी, किसमें है अंगों में। ठीक है, तो सिराकाय किसमें है अंगों में है। अब सिराकाय जुड़कर बनाएंगी सिराएं। सिराकाय जब जुड़ेंगी तो बन जाएंगी आपकी सिराएं। ये देखिए तंत्र है इस प्रकार का। धमनी जो विभाजित होगी वो धमनिकाएं बनाएगी, धमनिका अगर विभाजित होगी तो केशिकाएं बनाती है। अब केशिकाएं जुड़कर बनाएंगी सिराकाएं, सिराकाएं जुड़कर क्या बनाते हैं सिराएं। तो उम्मीद करता हूं इस चित्र के माध्यम से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा कि जो धमनी है वो विभाजित होकर बना लेती है धमनिकाएं अंगों में। अब धमनिकाएं जो विभाजित होंगी वो क्या बनाएंगी केशिकाएं मकड़ी के जाला जैसी ऊतक स्तर पर। अब केशिकाएं आपकी जुड़ेंगी तो बना देंगी सिराकाएं, वो अंगों में बनाएंगी सिराकाएं, और सिराकाएं जब जुड़ेंगी तो क्या बन जाएगा सिराएं। यही है, उम्मीद करता हूं अच्छे से आया होगा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए हमने बताया पहले भी आपकी जब भी वीडियो देखें आप तब कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और जो टॉपिक है आपका टॉपिक वाइज उसके नोट्स बनाते चलें, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता करेंगे। तो जब भी वीडियो देखा करें तो वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आधा छोड़ेंगे आप आधा पढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें। तो चलिए अगला टॉपिक। ये देखिए चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, देख रहा है। देखिए ये धमनी, धमनी से बना आपका धमनिका, और धमनिकाएं देखिए जुड़कर बना रही हैं केशिकाएं। ये देखिए केशिकाएं, और केशिकाएं ये फैली हैं मकड़ी के जाला जैसी, ये जुड़कर बनाती हैं सिराकाएं, और सिराकाएं बनाता है लास्ट में आके सिरा। ये रहा सिरा। तो यही है आपका मकड़ी के जाल जैसा, ये देख रहे हैं आप सभी, ये देखिए। तो वही अभी आपको बताया कि धमनिकाएं केशिकाएं एवं सिराओं में संबंध। वही ये देखिए अब हृदय से, तो हृदय जो ये रहा आपका हृदय। अब हृदय क्या करता है कि ये आया आपका, देखिए इस प्रकार डायग्राम बना है कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बताया था। अब ऑक्सीजन युक्त रुधिर कैसे भेजा जाएगा अंग को, अंग, अंग से कहा जाएगा धमनिका के द्वारा ऊतक को, अब ऊतक से कहा जाएगा केशिका को। ठीक है, अब केशिका से सीधा आएगा फिर ऊतक स्तर पर। अब ऊतक स्तर पर सिराकाय बनेगा तो सिराकाय से फिर जाएगा किसमें अंग में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। क्या मिलेगी इसमें जो अंग में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है वो किसमें मिलेगी रुधिर में, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिरा के द्वारा सीधा फिर ट्रांसफर कहाँ जाएगा हृदय को। अब हृदय के बाद फिर धमनी, धमनी से CO2 ऑक्सीजन घुलेगी फिर अंग को, अंग के बाद ऊतक। तो यही प्रक्रिया हमारे हार्ट में मृत्यु से सॉरी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, कंटिन्यू सतत।
कि जिस दिन आदमी की, इस इंसान की मृत्यु होती है, उस दिन ये प्रक्रिया बंद होती है, वरना जब तक हमारे अंदर श्वास है तब तक ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। चलिए, तब आशा करता हूं अब तो आपको वेटर समझ में आ रहा होगा कि ये चित्र के माध्यम से और भी अच्छा आया होगा समझ में। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धमनी और सिरा में अंतर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए एक नजर पे। धमनी और सिरा, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, और सिरा का काम अभी आपको बताया था कि शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को वापस हृदय तक पहुंचाती है। दूसरा पॉइंट है कि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। जो सिराएं हैं आपकी सिरा, तो इसमें अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो रुधिर को शरीर की ओर उल्टा बहने से रोकते हैं। अर्धचंद्रमा के आकार के कपाट होते हैं। अगला है तीसरा कि धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है और सिराओं में बहुत कम दबाव रहता है। सिराओं में दबाव बहुत कम रहता है। अगला है धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, सिराएं आपकी त्वचा के समीप। तो सिराएं जो है वो त्वचा के समीप स्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है। धमनी जो है उसकी भित्ति मोटी और लचीली होती है, और जो सिरा है आपका, तो सिराओं की भित्ति कैसी होती है? पतली। तो ये रहे मुख्य अंतर। अच्छे से तैयार करें इन्हें, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो चलिए अगला टॉपिक। तो अब आज के वीडियो में देखिए शेष इतना ही। अब मिलेंगे वो अगले वीडियो में, वहां पर आपको हम मानव हृदय की क्रिया विधि को डिटेल से बताएंगे। और चलिए, तो यहीं पर निपटा भी देते हैं, छोड़िए। लिखा है कि मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है, ये हमने शुरू में ही आपको बताया था वीडियो में। तो मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है। एक ओर यह रुधिर को ग्रहण करता है, दूसरी ओर उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित सतत जीवन पर्यंत काम करता रहता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, ये पॉइंट आपको नोटेड, 72 से 75 बार धड़कता है। तो एक बहुविकल्पी यहाँ से बन जाता है। तो 72 से 75 बार धड़कता है। इसे ही बोला जाता है हृदय स्पंदन दर। आप प्रकुंचन दाब, तो यह रुधिर दाब की ऊपरी सीमा, जिसे बीपी आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, बीपी हाई या लो। तो रुधिर दाब, प्रकुंचन दाब जी हाई कंडीशन होती है। तो यह रुधिर दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। और मनुष्य में यह सीमा 120 mmHg, 120 मिलीमीटर हर्ट्ज में होती है। तो ध्यान रखना है कि जो मनुष्य है उसकी उच्च सीमा क्या है? 120 mmHg। अगला आपका शीतलन दाब, तो यह रुधिर दाब की निचली सीमा है जो हृदय शीतलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। ऐसे सीमा आपकी 180 mmHg होती है। अब जिस यंत्र के द्वारा रुधिर दाब देखा है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो बीपी की मशीन जो होती है, बीपी की मशीन को देखिए, तो डॉक्टर के पास आप देखते हैं कि वो डॉक्टर आपकी ब्रेकियल धमनी, जो बायां हाथ है उसकी ब्रेकियल धमनी में लगाता है मशीन को। उससे जब वो बीपी को चेक करता है, तो उस मशीन का नाम हम बोलते हैं स्फगमोमैनोमीटर। स्फगमोमैनोमीटर, स्फगमोमैनोमीटर, या हिंदी में जैसे बोलते हैं दावांतर मापी। एक सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब होता है वो 120/80 mmHg। तो यहाँ से आपको देखिए 1 का बहुविकल्पी ये तैयार बनता है कि जो मानव हृदय है उसकी स्पंदन दर तो 72 से 75 बार 1 मिनट में। दूसरा आपका जो मनुष्य के हृदय की रुधिर दाब की ऊपरी सीमा है वो 120 mmHg। और शीतलन दाब, जो रुधिर दाब की निचली सीमा है वो 80 mmHg। अब जिस यंत्र के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है उसे बोला जाता है दाबांतर मापी या स्फगमोमैनोमीटर। अब रुधिर दाब मनुष्य में हाथ की ब्रेकियल धमनी, ध्यान रखना है कौन सी धमनी? ब्रेकियल धमनी, ठीक है। ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब
120/80 mm Hg होता है। 120/80 mm Hg जो सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब है, स्वस्थ मनुष्य का, तो 120/80, ठीक है। उच्च सीमा 120 और निम्न सीमा 80। चलिए, तो अगले वीडियो में अब देखिए, आपको जो अपना हृदय है उसमें परिसंचरण के बारे में हम बताएंगे कि मानव के हृदय में परिसंचरण खून का किस प्रकार होता है, विद डायग्राम के साथ। अब दोहरा परिसंचरण है, उसका भी हम विशेष प्रकार से आपको अध्ययन कराएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।